तो जो प्रश्न क्रमांक 51 है उसमें पूछा है, दो सूची दी हैं, एक में ज़िले के नाम है, दूसरी में उन ज़िले के सीमेंट उद्योग किस जगह पर हैं उसके नाम हैं, तो उसको हमें मिलाना है। ठीक है, पहली सूची देखें तो दमोह, दूसरा भिंड, तीसरा सतना, चौथा मुरैना। दूसरी तरफ जगह जहाँ पर सीमेंट उद्योग हैं, पहला मालनपुर, दूसरा नरसिंहगढ़, तीसरा बानमोर, चौथा मैहर। ठीक है, आपको सीमेंट उद्योग के बारे में पता हो या ना हो, फिर भी आपको पता होगा कि जो मैहर कहाँ पड़ता है, सतना में। ठीक है, बानमोर कहाँ पड़ता है, मुरैना में, भिंड मालनपुर और दमोह में नरसिंहगढ़ है। ठीक है, अगर आपको शहरों के नाम भी पता है किस ज़िले में है, तो भी इस प्रश्न को आप हल कर लेंगे। एक तरीके से सरल प्रश्न है। तो हम देखें, दमोह ज़िले में है नरसिंहगढ़ में सीमेंट फैक्ट्री, और माय सीम कंपनी की है, आपने सुना होगा, माय सीम, ये सीमेंट आता है, इसकी कंपनी है। और भिंड के पास में उसका इंडस्ट्रियल एरिया है, वो कहाँ पर है, मालनपुर में। यहाँ पर भी सीमेंट कंपनी है, यहाँ पर बहुत सारी सीमेंट कंपनी है, अल्ट्राटेक, एसीसी, जेके, सभी सीमेंट कंपनियाँ हैं। ठीक है, सतना का मैहर में ही शारदा देवी का मंदिर है। ठीक है, मैहर संगीत घराना है, अलाउद्दीन खां जो संगीतकार थे, ठीक है, वो भी कहाँ के थे, मैहर से ही संबंधित थे। इसमें जो सीमेंट कंपनियाँ हैं मैहर में, ठीक है, वो है बिरला सीमेंट की, ध्यान रखें। ठीक है, बिरला सीमेंट की कंपनी है मैहर में। फिर है मुरैना का बानमोर, बानमोर मुरैना ज़िले में पड़ता है। और यहाँ पर जो सीमेंट कारखाना है वो एसीसी कंपनी का है। एसीसी का फुल फॉर्म है एसोसिएटेड सीमेंट कंपनीज। और सबसे पहले कारखाना सीमेंट का मध्य प्रदेश में यहीं पर बना था, कहाँ पर, बानमोर में, मुरैना में। यहीं पर सबसे पहले कब, लगभग 1922-23 में। ठीक है, पहला सीमेंट कारखाना एमपी का। मध्य प्रदेश का। ठीक है, कहाँ पर बना था, मुरैना जिले के बानमोर में। ये क्लियर है। अगला प्रश्न देखें अब हम, प्रश्न क्रमांक 52, सिंगरौली जिले के महान एल्यूमिनियम प्लांट, ठीक है, ये नाम ही है महान, ठीक है, के संबंध में निम्नलिखित कथनों के आधार पर नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला, सिंगरौली जिले के बरगवा के निकट महान एल्यूमिनियम प्लांट अवस्थित है, सही है। सिंगरौली जिले में बरगवा नामक जगह पर है। दूसरा, उत्पादन 2013 से प्रारंभ हुआ, ये भी सही है। ठीक है, उत्पादन 2013 से हुआ, पर इसकी जो नींव रखी गई थी वो 2009 में रख दी गई थी इस कारखाने की। तीसरा, इसके कुल उत्पादन का 80% निर्यात किया जाता है, ये कथन गलत है। ठीक है, तीसरा वाला, निर्यात कम मात्रा में किया जाता है, लगभग 50% से थोड़ा ज़्यादा, ठीक है, या कम। चौथा, स्मेल्टिंग के लिए फ्रांसीसी तकनीक का उपयोग किया जाता है, ये भी सही है। ठीक है, यानी कि 1, 2 और 4 सही हैं। तो 1, 2, 4 कहाँ पर, इसमें विकल्प सी इसका सही उत्तर है। ठीक है, फ्रांस देश की तकनीक है स्मेल्टिंग की, जिसका नाम है AP36, ये भी याद रख लें। स्मेल्टिंग टेक्निक क्या होती है, जब हम किसी अयस्क से धातु निकालते हैं, अयस्क, इसको इंग्लिश में कहते हैं ओर, इससे हम धातु निकालते हैं, इसी के लिए प्लांट बनते हैं, कारखाने। क्या निकलती है इससे धातु, साफ होके मेटल। तो इसमें जो टेक्निक यूज होती है उसको कहते हैं हम स्मेल्टिंग।
ठीक है, यानी कि जो एस्क है ओर से धातु को निकालने की टेक्निक है उसी को हम क्या कहते हैं, स्मेल्टिंग। कभी कभार पेपर में ये भी पूछ सकता है स्मेल्टिंग क्या होता है, तो ओर से यानी कि एस्क से धातु निकालने की तकनीक होती है। प्रश्न क्रमांक 52 हो गया। अब 53 देखें हम। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह PVTG के अंतर्गत नहीं आते हैं? ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना, हमें नहीं आते हैं। ए है सहरिया, आता है। बी है बैगा, ये भी आता है। सी भारिया, ये भी आता है। भारिया पातालकोट में है, छिंदवाड़ा जिले में। ठीक है, सहरिया शिवपुरी जिले में पड़ते हैं। तो सभी ये PVTG में आते हैं, कमजोर जनजातीय समूह हैं। ठीक है, जो भील है, गोंड हैं और भी जनजातीय समूह हैं MP के, ये कमज़ोर में नहीं आते हैं, मतलब इनकी हालत थोड़ी ख़राब है, गरीबी में रहते हैं, तो नहीं आते हैं। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी। ठीक है, पहली बात तो जो असुर है वो कहाँ की जाति है, जनजाति? झारखंड और उसके आसपास के जितने भी राज्य है, एक दो। ठीक है, झारखंड की जनजाति है। और जो असुर जनजाति के समुदाय के लोग हैं वो अपने आप को महिषासुर का वंशज मानते हैं। ठीक है, महिषासुर का वंशज। ठीक है, और विलुप्त प्राय जनजाति है, बहुत ही कम जनसंख्या इनकी कम है। और इस जनजाति में जो ज़्यादातर काम है वो लोहे के औजार बनाने का, लोहे के काम का होता था। प्रश्न क्रमांक 54। छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट क्षेत्र में कौन सी जनजाति का बाहुल्य है? ठीक है, कौन से जिले में है? छिंदवाड़ा में। और क्षेत्र कौन सा है? पातालकोट। तो ए भील, बी भारिया, सी खैरवार, डी उरांव। तो इसका सही उत्तर क्या है? बी भारिया। जो भारिया जनजाति है वही पातालकोट में पाई जाती है, मध्य प्रदेश की। ठीक है, पातालकोट में कितने गांव हैं? लगभग 12 गांव हैं शायद। ठीक है, इतना क्लियर है छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट क्षेत्र में। ठीक है, और जो भारिया जनजाति है इसकी बोली कौन सी होती है? भरयाटी कहते हैं उसको, भारिया शब्द से ही बनी हुई है। भरयाटी इनकी बोली है, बोलचाल की भाषा है। और इनके जो दो प्रमुख देव हैं, एक तो है बड़ा देव, ठीक है, दूसरा है बूढ़ा देव। दो देवता इनमें प्रमुख रूप से पूजे जाते हैं। बड़ा देव को ये लोग मानते हैं सृष्टिकर्ता, उनकी रचना करने वाले कौन है? बड़ा देव को मानते हैं। और बूढ़ा देव को वो मानते हैं ग्राम्य देवता। ठीक है, गांव के देवता, ग्राम या ग्राम देवता। इतना क्लियर है? तो ये भारिया जनजाति के बारे में हो गया। प्रश्न क्रमांक 55 देखें हम। PR श्रीजेश को अपने कैरियर में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार नहीं मिला? ध्यान देना है, नहीं मिला। ए है अर्जुन पुरस्कार, बी ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, सी पद्म भूषण, डी द्रोणाचार्य पुरस्कार। ठीक है, PR राजेश कौन थे? हॉकी प्लेयर थे, भारत के हॉकी के खिलाड़ी थे। मतलब इन्होंने संन्यास ले लिया, इसलिए मैं थे बोल रहा हूँ। अभी क्या हैं ये? वर्तमान में कोच हैं 2024 से, जो भारत की अंडर 19, सॉरी अंडर 21 हॉकी टीम के कोच हैं ये।
ठीक है। तो इनको अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है, ठीक है। ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, पद्म भूषण और पद्मश्री भी मिल चुका है, ये भी ध्यान रखें, ठीक है। पद्मश्री भी इन्हें मिल चुका है। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, द्रोणाचार्य पुरस्कार इनको अभी तक नहीं मिला है, ठीक है। तो ध्यान रखें, अर्जुन, खेल रत्न और पद्म भूषण और पद्मश्री सभी इनको मिल चुके हैं। जो पद्मश्री मिला था 2017 में, और खेल रत्न पुरस्कार इनको मिला था शायद 2021 में, है ना, कंफर्म कर लें इसको। पद्म भूषण इनको 2025 में मिला था। प्रश्न क्रमांक 56 देखें। किस संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को मौलिक यानी मूल अधिकार बनाया गया? प्रश्न क्रमांक 56, ठीक है। ए है 68वें संविधान संशोधन द्वारा, बी है 85वें संविधान संशोधन द्वारा, सी 86वें संविधान संशोधन द्वारा, डी 87वें संविधान संशोधन द्वारा। तो कब बनाया गया था सभी को पता होगा, 86वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, ठीक है, ये मौलिक अधिकार बना दिया गया था 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। कब आया था ये भी ध्यान रखें, 2002 में, ठीक है। और किस आर्टिकल के अंदर रखा गया इसको, शिक्षा के अधिकार को? जो आर्टिकल अनुच्छेद हमारा है 21A, इसके अंतर्गत, ठीक है, राइट टू एजुकेशन कहते हैं ना हम इसको, शिक्षा के अधिकार को रखा गया। और जो RTE कब आया, राइट टू एजुकेशन एक्ट, वो इसी आधार पर 2009 में आया था। प्रश्न क्रमांक 57 देखें हम लोग। इसमें वही जोड़ी मिलाना है, पहली सूची और दूसरी सूची है। एक में नदियों के नाम हैं और दूसरी में उनसे संबंधित स्थान और शहरों के नाम हैं। पहले में देखें, सूची पहली पे नदियों के नाम, पहला बेतवा, दूसरा ताप्ती या तापी, तीसरा क्षिप्रा या क्षिप्रा, चौथा बेनगंगा। दूसरी सूची में देखें, स्थान नगर नदियों से संबंधित हैं, पहला बालाघाट, दूसरा उज्जैन, तीसरा मुल्तई, चौथा ओरछा, ठीक है। तो बेतवा नदी को आपको पता होगा, ओरछा से संबंधित है। तापी, ताप्ती कहाँ से, बैतूल में मुल्तई नामक जगह से निकलती है। दूसरे का तीसरा क्षिप्रा उज्जैन से संबंधित है, और बैनगंगा बालाघाट से, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, पहले का चौथा, ओके, दूसरे का तीसरा यानी कि डी, और तीसरे का दूसरा, ठीक है। तो डी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 58, मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला, प्रदेश में अधिकांश वर्षा मानसून से होती है। दूसरा, शीतकाल में वायु की गति ग्रीष्मकाल एवं वर्षा ऋतु की अपेक्षा तीव्र होती है। यही गलत है, ठीक है। पहला वाला सही है, शीतकाल में जो वायु की गति है वो ग्रीष्मकाल एवं वर्षा ऋतु की अपेक्षा कम होती है, ठीक है, धीमी होती है, तीव्र नहीं होती है। तो दूसरा वाला गलत है। तीसरा, प्रदेश में मानसूनी वर्षा के वितरण पर समुद्र से दूरी का भी प्रभाव पड़ता है। सही बात है, समुद्र से जितनी दूर स्थान जगह होगा मानसून उसी हिसाब से आता है। चौथा, पचमढ़ी में ग्रीष्मकाल में तापमान समुद्र तल से ऊंचाई से संबंधित है। ये भी सही बात है, पचमढ़ी की ऊंचाई ज़्यादा है समुद्र तल से, इसलिए वहाँ पर गर्मी में भी ठंडक रहती है।
इसका सही उत्तर होगा 1, 3 और 4। ठीक है, हमें बताना था कौन सी सही है। तो 1, 3, 4 है विकल्प सी में, सी इसका सही उत्तर होगा। क्लियर है? बहुत ही सरल प्रश्न है ये। ठीक है, लेकिन क्या है, आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है ये। ठीक है, तो आप ऐसे प्रश्नों को हल कर पाएंगे। आगे देखें, ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में पूछे जाने चाहिए। प्रश्न क्रमांक 59, अभी कौन सा था, 58। हाँ ठीक है, इसमें भी हमें जोड़ी मिलाना है, पहली सूची दूसरी को। पहली सूची में है खनिज, ठीक है, और दूसरी सूची में है उससे संबंधित क्षेत्र। हमारे एक सर ने खनिज का बताया था, कि हमने पूछा सर खनिज क्या होता है, तो उन्होंने कैसे बता दिया, समझाया कि खा यानी खोदना, नी यानी निकालना, जा यानी कि ज़मीन से, यानी कि खोद कर निकालना ज़मीन से, उसी को हम खनिज कहेंगे। ठीक है, ऐसे वो बताते थे। ऐसे ही मैंने गणित का पूछा एक बार। ठीक है, तो उन्होंने गणित का क्या बताया, गा यानी गणना, नी माने निकालना, ता यानी तत्काल। इस तरीके से वो समझाते थे। ठीक है, आवाज़ क्लियर है? हाँ, तो खनिज कौन कौन से हैं हमारे, पहला तांबा, दूसरा हीरा, तीसरा स्लेट, चौथा बॉक्साइट। ठीक है, दूसरी सूची में देखें जिस क्षेत्र में खनिज मिलते हैं, पहला मंदसौर, दूसरा शहडोल, तीसरा बहियर, चौथा हिनौता। ये महियर नहीं बहियर है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखें, जो अच्छा बताओ कि हीरा, हीरा कहाँ मिलता है, पन्ना में, हिनौता में। पहले ये तो ही से ही याद रखें। ठीक है, बड़ी ही से छोटी ही, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ही से ही, ये कहाँ पर है, पन्ना में। तो पहले का चौथा आंसर हो गया, वो कहाँ पर है, इसमें है। ठीक है, तो आंसर तो आप कहीं पर हो गया क्लियर, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। ठीक है, सॉरी गलत, पहले का दूसरे का चौथा है। ठीक है, तो यानी कि इसमें और इसमें है। आगे देखें हम, जो स्लेट है, स्लेट कहाँ पाई जाती है ज़्यादा, मंदसौर में। जो पेंसिल में स्लेट यूज होती है, उसकी तख्ती बनती है, वो बत्ती बनती हैं लिखने वाली, उसमें भी जो स्लेट का उपयोग होता है, यहीं से मिलती है। कहाँ से, मंदसौर से। तो तीसरे का होगा पहला। ठीक है, दूसरे का चौथा, तीसरे का पहला, दोनों में है इसमें भी। ठीक है, आगे देखें हम। ठीक है, बॉक्साइट। ठीक है, तो बॉक्साइट किसमें से कहाँ मिलेगा हमें, शहडोल और भैयर, दो जगह आपको कन्फ्यूज हो जाएगा। जो तांबा है, ठीक है, ये भैयर में मिलता है और बॉक्साइट भी मिलता है, लेकिन यहाँ पर जो तांबा है वो भैयर में करेंगे हम। ठीक है, क्योंकि जो शैडोल है, बॉक्साइट यहाँ भी मिल जाता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, पहले का तीसरा, जो कि बी में है, बी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, थोड़ा उसने कंफ्यूज करने के लिए ऐसे विकल्प दे दिए हैं। ठीक है, तांबे का बहर कर देना, और हीरा का हिनौता, स्लेट का मंदसौर और बॉक्साइट का शहडोल। क्लियर? आगे प्रश्न क्रमांक 60, अच्छा प्रश्न है। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत छतरपुर का प्रमुख उत्पाद क्या है, ए है टमाटर, बी कपास, सी लकड़ी के फर्नीचर, डी हस्तकरघा वस्त्र, यानी कि हाथ से बनने वाले कपड़े। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, लकड़ी के फर्नीचर। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ठीक है, ये योजना है, तो उसके तहत छतरपुर में क्या बनता है, लकड़ी के फर्नीचर। टमाटर का पूछा जाए तो आप सतना कर सकते हैं। ठीक है, सतना नाम आ जाए, सतना, अगर शहर का नाम मैहर का आ गया तो वो भी सही उत्तर होगा। ठीक है, हस्तकरघा वस्त्र का अगर हम देखें,
तो जो धार है, धार जिले में होती है बाघ प्रिंट। ठीक है, कपड़ों में, साड़ियों में, सब में प्रिंट होती है, उसको क्या नाम है, बाघ प्रिंट। ठीक है, और उज्जैन में भी होती है प्रिंट, उसका नाम है बाटिक प्रिंट। क्लियर। ठीक है, एक जिला एक उत्पाद के जितने भी उत्पाद हैं सभी आप इंटरनेट पे देख के या अपनी किताब में देख के सर्च करके और मैप के माध्यम से पूरे देख लें। ठीक है, अभी मेरे पास है शायद वो मैप, लेकिन मैं अभी नहीं दिखा पाऊँगा। आगे चले हम प्रश्न क्रमांक 61। सरल प्रश्न है, आला खंड के लेखक कौन हैं? ठीक है, बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है आला, और किस मौसम में गाया जाता है? बरसात के मौसम में, वर्षा ऋतु में ज़्यादा गाया जाता है। कौन है इसके लेखक? ए है चंद्रबरदाई, बी राजशेखर, सी परमार्दी देव, डी जगनेक। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जगनेक, डी। ठीक है, जगनेक ने लिखा था, ठीक है, आलाखंड। ठीक है, चंद्रबरदाई किस समय के? पृथ्वीराज चौहान के समय के कवि हैं, उनके मित्र थे। इनकी रचना का नाम क्या है? पृथ्वीराज रासो। हिंदी साहित्य का, ठीक है, हिंदी का पहला महाकाव्य कहते हैं इसको। रामचरितमानस तो बाद में आया, ये बहुत पहले का है, आदिकाल का। फिर राजशेखर, राजशेखर के ग्रंथ हैं जो पूछे जाते हैं, एक तो है इनका काव्य मीमांसा, याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और एक कर्पूर मंजूरी। कर्पूर मंजरी, दोनों ग्रंथ कितने लिखे हैं? राजशेखर ने, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, परमार्दी देव ये तो राजा थे, और जगनिक का ही आलाखंड इन्होंने लिखा। प्रश्न क्रमांक 62, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक केशवदास द्वारा नहीं लिखी गई? ए रामचंद्र का लिखी गई, बी कविप्रिया लिखी गई है, सी रतन बाब ने लिखी गई है, डी राम रसायन नहीं। तो सही उत्तर होगा डी। ठीक है, राम रसायन केशवदास की रचना नहीं है, बल्कि किसकी है ये? एक राम रसायन पद्माकर ने लिखा है, और एक लिखा है, एक और कवि हैं शायद रसिक बिहारी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है? विकल्प डी। एक मिनट रुकें। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 62 हो गया। अब 63 देखें हम। मध्य प्रदेश में मातंगेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है, प्रश्न क्रमांक 63, एक ध्यान रखना, जहाँ तक है ज़्यादातर मंदिर जहाँ पर ईश्वर आ जाता है, ठीक है, वो भगवान शिव के बने हुए मंदिर होते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा सभी मातंगेश्वर, अचलेश्वर, इस तरीके के मंदिरों के नाम आते हैं, ओंकारेश्वर, ठीक है, महाकालेश्वर। तो मध्य प्रदेश में मातंगेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? ए मांडू, बी चित्रकूट, सी त्रिपुरी, डी खजुराहो। तो सही उत्तर क्या है? विकल्प डी, खजुराहो में मातंगेश्वर मंदिर है, और कहते हैं यहाँ का जो शिवलिंग है वो हर साल बढ़ता है एक तिल के बराबर, यानी जीवित शिवलिंग कहा जाता है। और इसका जो निर्माण है वो कराया था चंदेल राजा था, इनका नाम क्या था? चंद्रदेव। चंद्रदेव ने निर्माण कराया था, जो कि चंदेल राजा थे। ठीक है, क्लियर है। प्रश्न क्रमांक 64 देखें अब हम। निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर में सबसे छोटी मांसपेशी है? ए है बाइसेप, बी
सार्टोरियस, सी स्टेपीडियस, डी ट्राइसेप। ठीक है, बाइसेप्स कहाँ होती है हमारी? हाथों में होती है, भुजाओं में, वो सामने की ओर दिखती है। ट्राइसेप्स होती है हमारे पीछे, जो हमारी बाहु होती है, यानी कि बाइसेप्स की जो पीछे होती है वो ट्राइसेप्स होती है। सार्टोरियस कहाँ होती है? हमारी जांग वाली होती है। ठीक है, जांग की मांसपेशी को कहते हैं सार्टोरियस। और स्टेपीडियस होते हैं, ये हमारे कान के अंदर की मांसपेशी होती है, जो कान के अंदर की सबसे छोटी हड्डी होती है ना, स्टेपिस, उसी हड्डी को जोड़ती सपोर्ट करती है। तो ये भी क्या है? सबसे छोटी मांसपेशी है, इसका नाम है स्टेपीडियस। सी इसका सही उत्तर है। ठीक है, इनका भी ध्यान रखें, बाइसेप्स कहाँ होती है, सार्टोरियस जांग की होती है, ट्राइसेप्स कहाँ होती है। ठीक है, और जिम करने वाले बच्चे जानते होंगे बाइसेप्स ट्राइसेप्स के बारे में। प्रश्न क्रमांक 65, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में मनसुखा लोकनाट्य प्रचलित है? ए पूर्वी निमाड़, बी मालवा, सी बघेलखंड, डी पश्चिमी निमाड़। ठीक है, कौन सा नृत्य है? ध्यान रखें, मनसुखा क्या है? नृत्य नहीं है, लोक नाट्य है। नाट्य और नृत्य दोनों अलग होते हैं। ठीक है, नृत्य है नृत्य कला से, नाच से संबंधित, और नाट्य है नाटक से संबंधित, अभिनय से संबंधित। ठीक है, नाटक में गीत नृत्य हो सकता है, ठीक है, लेकिन नृत्य में नाटक हो, अभिनय हो, इसमें ज़रूरी नहीं है, नहीं होता है, लेकिन नाटक में सभी चीज़ें हो सकती हैं। तो कहाँ का है मनसुखा लोकनाट्य? ए है पूर्वी निमाड़, बी मालवा, सी बघेलखंड, डी पश्चिमी निमाड़। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा सी, बघेलखंड का है। ठीक है, मनसुखा लोकनाट्य। बघेलखंड की ओर देखें हम, एक और लोकनाट्य है नौटंकी। वैसे नौटंकी कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है, लेकिन जो बघेलखंड की सीमा है उत्तर प्रदेश से लगी हुई है, तो उसकी वजह से यहाँ भी नौटंकी होती है। ठीक है, बघेलखंड का नौटंकी भी याद रखें। मालवा का, ये देखें, मालवा का होता है माच। ठीक है, इसको याद करने का ध्यान रखें, माँ से मालवा, ठीक है, बड़ा माँ माँ, तो ये लोकनाट्य मालवा में माच। क्लियर? पूर्वी निमाड़, पूर्वी निमाड़ में कौन सा होता है? मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, पूर्वी निमाड़ यानी खंडवा वाला जिला अपना। यहाँ पर जो नृत्य होता है काठी, ठीक है, और जो काठी नृत्य, इसका नाम पड़ा काठी माता पर। काठी माता किसे कहते हैं? पार्वती देवी को। भगवान शंकर की पत्नी है जो पार्वती देवी, उन्हीं को कहते हैं काठी माता। ठीक है, इतने ध्यान रखें। ठीक है, पार्वती देवी को अर्पित। और यहीं का निर्माण का एक और है गम्मत। ठीक है, ये लोकनाट्य हैं काठी, गम्मत, और एक लोक नृत्य भी याद रखें, नृत्य। ठीक है, ये नाट हो गए। नृत्य में है गणगौर। गणगौर नृत्य ये भी निमाड़ क्षेत्र में होता है। ठीक है, पूर्वी निमाड़ और पश्चिमी निमाड़ दोनों लगे हुए हैं, एक ही माया है दोनों की, खरगोन जिले को कहते हैं। ठीक है, तो दोनों के कॉमन है ये सभी, ध्यान रखें। एक चीज़ और याद रख लें, निमाड़ी क्षेत्र में एक लोक गायन है जो परीक्षा में पूछते हैं ज़्यादातर, तुर्रा कलंगी। ये भी निमाड़ क्षेत्र में होता है। क्या है? लोक गायन, एक गाने का है।
ठीक है। इस तरीके के आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये नहीं कि आपने बस पुराने पेपर देखे, इसका क्या उत्तर है, हल कर लिया, हो गया, नहीं। सभी विकल्पों को देखें, जितना उनके बारे में आपको अधिक पता हो, देखें, लिखें। इस तरीके से आपकी तैयारी अच्छे से होती है। ये नहीं कि बस हमने प्रश्न पढ़ा और उसके विकल्प देख लिए, हाँ ये गलत है, ये सही उत्तर है, बस सही उत्तर हो गया हमारा, अगला प्रश्न नहीं। सभी प्रश्न के उत्तर देखें सही, और जो बाकी के विकल्प हैं उनको भी देखें। उनसे संबंधित जितनी भी जानकारी है वो भी आपको जितनी पता है तुरंत लिख लें, नहीं है तो देख कर लिखें, ठीक है। इस तरीके से आपकी तैयारी अच्छे से हो गई। पिछले प्रश्नों को हल करने का यही तरीका है, केवल हल करके छोड़ना नहीं। प्रश्न क्रमांक 66 देखें अब हम, ठीक है। अच्छा प्रश्न है ये। इस तरीके के प्रश्न बच्चों से कम बनेंगे, नया शामिल हुए सिलेबस में ये। सत्य कार्यवाद किस दर्शन का मुख्य आधार है, ठीक है। भारतीय दर्शन पर लिए गए प्रश्न है ये। क्या लिखा है, सत्य कार्यवाद किस दर्शन का मुख्य आधार है। ए है वैशेषिक दर्शन, बी है मीमांसा दर्शन, सी है सांख्य दर्शन, डी है न्याय दर्शन, ठीक है। आपने पता दर्शन के बारे में शायद जाना ना पड़ा हो, लेकिन एक बार जब भी आपको मौका मिले पुस्तक में कहीं से भी एक बार उसको देख लें। जितने भी दर्शन हैं, आश्रम हैं, सभी, क्योंकि पूरा एक यूनिट में ये चीज़ें दी गई हैं, पूछते हैं। तो सत्यकारवाद का अर्थ होता है अस्तित्व में होना, यानी कि जो कार्य पहले से अस्तित्व में मौजूद है। और ये कौन बताता है, सांख्य दर्शन बताता है, सी, ठीक है। जो सत्यकारवाद है ये किसका विरोध दिखाता है, बिल्कुल जो बौद्ध दर्शन है, ठीक है, उसके बिल्कुल विपरीत है ये, ठीक है। उसका बिल्कुल खंडन करता है, विरोध करता है। बौद्ध दर्शन में क्या माना जाता है, असत्यकारवाद, ठीक है। अगला देखें हम, प्रश्न क्रमांक 67। किस आश्रम में रहते हुए मनुष्य को पंच महायज्ञों का अनुष्ठान करना पड़ता है। ए है ब्रह्मचाराश्रम, बी गृहस्थाश्रम, डी वानप्रस्थाश्रम, डी संन्यास आश्रम, ठीक है। तो जो पंच महायज्ञ हैं वो करना पड़ता है गृहस्थ आश्रम में, बी इसका सही उत्तर है, ठीक है। ब्रह्मचारी को, वानप्रस्थ वाले को या संन्यास वाले को इन महायज्ञों की करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो वैसे ही कठिन परिस्थितियों में रह रहा है। तो गृहस्थ आश्रम में 5 यज्ञ हैं, इनके नाम मैं लिख देता हूँ, ध्यान रखें। पहला है ब्रह्मयज्ञ, ठीक है, ब्रह्मयज्ञ। इसमें क्या करना है, हमें पढ़ाई करना है, स्वाध्याय। ये नहीं कि आप गृहस्थ आश्रम में आ गए, विद्या पूरी हो गई, आपने अध्ययन बंद कर दिया, नहीं। स्वाध्याय ग्रंथों का, पुराण अपने जो वेद वगैरह हैं, उपनिषद हैं, इनका अध्ययन करना, ठीक है। और जो ऋषि हैं, विद्वान हैं, पंडित लोग हैं, पंडित यानी कि विद्वान हैं, ज्ञानी लोग हैं, उनका सम्मान करना, ये सभी ब्रह्म यज्ञ में आता है। दूसरा यज्ञ होता है देव यज्ञ, ठीक है। इसमें हमें क्या करना पड़ता है, इसमें लिख दूँ मैं स्वाध्याय, ठीक है, और सम्मान किसका, ऋषियों का। देव यज्ञ है देवताओं को सम्मान देना, ठीक है। किसके द्वारा, जो पूजा हम अर्चना हवन करते हैं दिन प्रतिदिन, हवन, ठीक है, या अग्निहोत्र, अग्नि में होम करके, ठीक है। गृहस्थ आश्रम के व्यक्ति को पूजा पाठ कहते हैं रोज करनी चाहिए, रोज देव यज्ञ करना चाहिए। तीसरा होता है पितृयज्ञ,
पितृयज्ञ क्या होता है? तर्पण, हमारे पूर्वजों का तर्पण करना, ठीक है, श्राद्ध करना, एक पितृयज्ञ में आता है। चौथा होता है भूत यज्ञ। भूत यज्ञ यानी कि भूतों वाला यज्ञ नहीं, भूत यज्ञ यानी कि जो भी हमारे आसपास है, यानी कि पशु पक्षी सभियों को अन्न देना, ठीक है, पशु पक्षियों को अन्न, ठीक है। आपने देखा होगा खासतौर से हिंदू धर्म में भी लोग गाय के लिए रोटी रखते हैं, पहली आखिरी वाली रोटी कुत्ते के लिए, ठीक है, चिड़ियों के लिए दाना डालना, चींटियों के लिए आटा डालना, ये सभी काम लोग करते हैं। तो ये किस में आता है? भूत यज्ञ में आता है। और पांचवा और आखिरी यज्ञ है, सबसे महत्वपूर्ण है ये, वो है नृ यज्ञ, ठीक है, यानी कि नर की सेवा, अतिथियों का सत्कार, मानवता की सेवा, ठीक है, मानवता की सेवा। ये हमारे 5 क्या होते हैं? यज्ञ होते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें तो आपको याद रहेगा। मैं रिपीट कर देता हूँ, ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, भूतयज्ञ और नृयज्ञ। ब्रह्मयज्ञ यानी कि स्व अध्ययन करना, ठीक है, ग्रंथों का अध्ययन करना, ऋषि मुनियों और विद्वानों का सम्मान करना। देवयज्ञ यानी कि हवन, अग्निहोत्र, देवताओं का सम्मान करना। पितृयज्ञ यानी कि पूर्वजों का तर्पण या श्राद्ध करना। भूतयज्ञ पशु पक्षियों को अन्न या दाना डालना। और नृयज्ञ मानवता की सेवा करना, अतिथि धर्म का पालन करना। प्रश्न क्रमांक 68 हम देखें। तमिलनाडु में वैष्णव धर्म का प्रचार अलवार संतों द्वारा किया गया। अलवार संतों में एकमात्र महिला साध्वी कौन थी? ए नम्मालवार, बी पोएगई, सी थिरुमंगई, डी अंडाल, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा कि दक्षिण भारत में संतों के 2 संप्रदाय सबसे पहले हुए थे, अलवार संत और नायनमार, ठीक है। जो अलवार थे ये भगवान विष्णु के आराधक थे, ठीक है, विष्णु के। और नायनमार थे इस शैव संप्रदाय के थे, यानी भगवान शिव की पूजा करने वाले। इनका आपस में भी विरोध होता रहता था। तो जो अलवार संत थे ये कितने थे? 12। नायनमार कितने थे? 63 संत थे, ठीक है, दक्षिण भारत में। और जो 12 में से जो ऋषि थी महिला संत वो केवल थी अंडाल, ठीक है, डी इसका सही उत्तर होगा। अंडाल, ठीक है, अलवार की स्त्री थी, स्त्री संत किसकी? अलवार। और नायनमार की अगर स्त्री संतों की संख्या पूछी जाए तो उसमें 3 थी, ठीक है। उनके नाम थोड़े कठिन हैं, फिर भी मैं लिख देता हूँ। पहला है करिकाल अम्मयार, अम्मयार यानी कि अम्मा, ठीक है, दक्षिण भारतीय नाम है, पुराने नाम है। और करिकाल अम्मयार, ठीक है। दूसरा नाम है मंगयार्क करसियार। एक बार ऐसे ही आप देख लें तो याद रहेगा, मंगयार्क करसियार। वैसे इतना अंदर से नहीं पूछेगा, जहाँ तक है संख्या पूछ लेते हैं। अलवार संतों की 12, नायनमार की 63। कौन से संप्रदाय को मानते हैं? अलवार विष्णु, नायनमार शिव को। और ये अंडाल जो अलवार की स्त्री संत हैं इनके बारे में। फिर भी अगर पेपर कठिन आए, और आखिरी नायनमार महिला संत वो थी इसे ज्ञानियर, इसे ग्नियर, ठीक है, इसे क्या
नियर। ठीक है, आपको नामों में थोड़ा अंतर मिलेगा। ठीक है, हिंदी में नाम अलग तरीके से लगते हैं और दक्षिण भारतीय भाषाओं में थोड़े अलग। ठीक है, क्लियर है। तो जो नयनमार शिव भक्त कितने थे, संख्या ध्यान रखें 63। अलवार कितने थे, 12। ठीक है, और अलवार की महिला संत थी वो कौन थी, अंडाल। और प्रश्न क्रमांक 68 देखें हम। वर्ष 2021-22 में इनमें से कौन सा राज्य देश में क्षेत्रफल में द्वितीय और दालों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर था। पहली बात तो पूरा पृष्ठ पढ़ना जरूरी ही नहीं था। ठीक है, ये तो उन्होंने कन्फ्यूज करने के लिए दे दिया। उत्तर तो इसी में लिखा है, देश में क्षेत्रफल में द्वितीय। द्वितीय कौन है, मध्य प्रदेश है, तो डी इसका सही उत्तर होगा। और दालों के उत्पादन में भी पहला स्थान था मध्य प्रदेश का 2021-22 में। ठीक है, तो डी इसका सही उत्तर है। देखिए आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ें तो इसी में उत्तर है बस। द्वितीय कौन सा था, मध्य प्रदेश था, पहला राजस्थान है क्षेत्रफल में। प्रश्न क्रमांक 70। प्रत्येक वेद के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, आपको सभी ग्रंथों जो वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनके नाम पता होना चाहिए। ठीक है, ए है गोपथ, बी है पंचविश या जैमिनीय, सी ऐत्रेय या कौशितकी, डी है तैत्तिरीय तथा शतपथ। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है, इसका पूछा है यजुर्वेद का। ठीक है, तो उसका सही उत्तर क्या होगा, तैत्तिरीय तथा शतपथ। ठीक है, तो यजुर्वेद हैं उसके दोनों ब्राह्मण ग्रंथ हैं। यजुर्वेद भी दो भाग में है। ठीक है, कौन कौन सा, शुक्ल यजुर्वेद, इतना मैं लिख देता हूँ, इतने समझ जाएंगे आप। ठीक है, और दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद, दो भाग हैं। तो जो शुक्ल यजुर्वेद है उसका ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ, और कृष्ण यजुर्वेद का है तैत्तिरीय। बिल्कुल आपको याद होना चाहिए पूरे। ठीक है, ये तो यजुर्वेद के हो गए। अब हम देखें ऋग्वेद का। सबसे पहला वेद है ऋग्वेद। इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वे दो हैं, एक तो ऐत्रेय और कौशितकी, यानी ये वाले। ठीक है, ये दोनों इसके हैं ऋग्वेद के, यहाँ पर लिखा है तो है यही है। ये दोनों किसके हैं, ऋग्वेद के हैं, ऐत्रेय तथा कौशितकी। ठीक है, अब अथर्ववेद सबसे जो आखिरी वाला है। अथर्ववेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो हैं केवल एक, वो उसका नाम है गौपथ। ठीक है, गौपथ ये किसका है, ये वाला अथर्ववेद का एकमात्र है इसका। ठीक है, अब सामवेद, इसके थोड़े ज़्यादा हैं। संगीत का संबंध इसी वेद से, ध्यान रखें, सामवेद। इसके कौन कौन से हैं, एक तो पंचविश, एक बार नाम देख लें केवल, पंचविश ब्राह्मण, सामविधान, और आर्षे। ठीक है, तीनों के याद रख लें ऊपर वालों के, और बाकी के जो बचे हैं वो सामवेद के हैं, और छांदोग्य। ठीक है, साहित्योपनिषद है,
वंश है, देवत्त है, जैमिनीय, ठीक है। एक किसके हैं, सामवेद के। तो आप ध्यान रखें, सामवेद का कन्फ्यूज हो रहा है तो आप केवल ध्यान रखें किसका, सबसे पहले पहला वेद ऋग्वेद, उसके कौन है, ऐतरेय तथा कौशिक की। फिर आप देखें अथर्ववेद, उसका केवल एक मात्र है, गौपथ ब्राह्मण। यजुर्वेद के दो हैं, शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ और कृष्ण यजुर्वेद का तैतरीय ब्राह्मण, ठीक है। आगे देखें अब हम प्रश्न क्रमांक 71, ठीक है। 5 सवाल और रह गए हैं। पहला कथन है कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई थी। दूसरा कथन है जवाहरलाल नेहरू को संविधान सभा में आमंत्रित नहीं किया गया था, ठीक है। सरल प्रश्न है, अगर आपने एक बार अच्छे से पढ़ा होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। हमें बताना है सही कौन सा है, ठीक है। तो पहला वाला विकल्प सही है। दूसरा, जवाहरलाल नेहरू को आमंत्रित नहीं किया, ये गलत है। जवाहरलाल नेहरू उस सभा में थे, बल्कि उसमें उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव को पारित भी किया था। तो कथन पहला सही है, दूसरा गलत। कहाँ पर है, विकल्प बी इसका सही उत्तर है, ठीक है। ये भी ध्यान रखें, पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। कहाँ हुई थी, नई दिल्ली में हुई थी। एक मिनट, ईयरफोन मेरा गिर गया। ठीक है, अब हम देखें कि जो संविधान सभा के बारे में और हम जानकारी लें। इसके अध्यक्ष पूछा जाए, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे पहली संविधान सभा की पहली बैठक के, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अध्यक्ष का नाम भी पूछा जाता है कई बार, सॉरी। ठीक है, वो कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। और उद्देश्य प्रस्ताव पारित किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने। और कुल कितने सदस्य थे इसमें उपस्थित, 207 सदस्य, ठीक है, उपस्थित थे। सदस्य तो ज़्यादा थे, कुल सदस्य कितने थे, 389, ठीक है। लेकिन मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया, बहिष्कार किया सभा का। क्यों, क्योंकि उसके लिए अलग देश चाहिए था मुस्लिमों के हितों के लिए। तो मुस्लिम लीग के कितने सदस्य थे, 73 थे, ठीक है। यहाँ पर लिखता हूँ, मुस्लिम लीग के कितने थे, 73 सदस्य। और जो देसी रियासतों के सदस्य थे वो कितने थे, 93। ये भी प्रश्न पूछ लेता है, ठीक है। तो देसी रियासतों के सदस्य कितने थे संविधान सभा में, 93, मुस्लिम लीग 73, टोटल 389। लेकिन पहली बैठक में भाग लिया था 207 ने। अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। प्रश्न क्रमांक 72, मध्य प्रदेश में वर्ष 2024 में तेल रिफाइनरी की संख्या कितनी थी, ए है 3, बी 1, सी 4, डी 2, ठीक है। तो 2024 की बात हो चाहे अभी की बात हो, तेल रिफाइनरी एमपी में कितनी थी, एक थी, जो कहाँ पर है, बीना में, सागर के बीना में, ठीक है। बीना रिफाइनरी सागर में है। क्लियर है। पहले इसका नाम था ओमान रिफाइनरी, ठीक है। फिर इसको खरीद लिया गया है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने, भारत सरकार का है, ठीक है, भारत में कंपनी है।
भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है, यही इसको चलाती है, ठीक है, एक तरीके से गवर्नमेंट ही चलाती है इसको, भारत कंपनी है, ठीक है, ओमान के सहयोग से चलती थी ये, पहले तेल ओमान से आता था, कच्चा तेल, ठीक है, यानी जो पेट्रोलियम होता है। प्रश्न क्रमांक 73 देखें हम, भारतीय संविधान के संदर्भ में आधारभूत ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस मामले में किया गया था? अच्छा प्रश्न है ये, ठीक है, भाई कौन है, ठीक है, बात किसकी हो रही है? आधारभूत ढांचा सिद्धांत की, ठीक है, और चीज़ें भी पहले ही आ गई थी, जैसे शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ पहले आया था, लेकिन उसने पूछा है आधारभूत ढांचा का सिद्धांत कि सबसे पहले किस मामले में किया गया था, तो वो था डी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज, यानी कि जो संविधान का जो आधारभूत ढांचा है उसमें परिवर्तन संसद नहीं कर सकती अपने हिसाब से, कि उसके जो आधारभूत ढांचा है उसमें परिवर्तन हो जाए। आधारभूत ढांचे में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो आधारभूत संरचना है हमारी? एक तो संविधान की सर्वोच्चता, यानी कि संविधान सर्वोच्च है, दूसरा कानून का शासन, तीसरा न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका कैसी होनी चाहिए? संसद से, सरकार से स्वतंत्र, ठीक है, तीसरा शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत, यानी कि ये नहीं कि पूरी शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास आ जाए, ठीक है, राज्य सरकार के पास है, म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, नगर निगम है, उनके पास भी अपने अधिकार थोड़े होने चाहिए, तो शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत। फिर है संघवाद, यानी कि जो भारत है राज्यों का संघ है तो वो रहना चाहिए, धर्मनिरपेक्षता, ये सभी किसमें है? संविधान के आधारभूत ढांचे हैं, सरकार, ठीक है, और संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य, यानी कि भारत की पूरी शक्तियाँ भारत की जनता के पास है, संसदीय प्रणाली, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव और कल्याणकारी राज, ये सभी क्या हैं? आधारभूत ढांचे हैं, यानी कि इन सब चीज़ों में जो मैंने अभी बता दी हैं, संसद ऐसा परिवर्तन ना करे कि इनमें कुछ चीज़ में चेंज हो जाए जिसकी वजह से जो संविधान है वो कमज़ोर ना हो। तो ये बात कहाँ की गई थी? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में, ठीक है, पूरा मैंने नाम लिखी नहीं, अब देख लेना। आगे देखें प्रश्न क्रमांक 74, ठीक है, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रावधानों को भारतीय संविधान में खालिस्तान कमेटी 1945 की प्रकाशित अनुशंसाओं को ध्यान में रखते हुए समाविष्ट किया गया था? ये भी अच्छा प्रश्न है, ठीक है, ए है हरेंद्र कुमार, बी है सेन उषानाथ सेन, सी वरदाचारी एस वरदाचारी, डी सप्रू सर तेज बहादुर सप्रू, ये कमेटियों के नाम हैं, ठीक है। तो जो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रावधान है, तो जो भारतीय संविधान में जिनको समाविष्ट किया गया वो सिफारिश किस कमेटी ने दी थी? सप्रू कमेटी ने, ठीक है, जिसके अध्यक्ष कौन थे? सर तेज बहादुर सप्रू, डी इसका सही उत्तर है, 1945 की कमेटी थी ये। आखिरी प्रश्न है आज का, बाकी के हम कल या बाद में करेंगे। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में संपत्ति के अधिकार को निम्नलिखित में से किस रूप में स्वीकार किया गया है? ए है मूल अधिकार, बी राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, सी मानवाधिकार, डी कानूनी अधिकार, ठीक है, किसकी बात हो रही है? संपत्ति के अधिकार की, ठीक है, तो वर्तमान समय में जो किस रूप में स्वीकार किया गया है? कानूनी अधिकार के रूप में, ठीक है, डी मौलिक अधिकार के रूप में नहीं, संपत्ति का अधिकार क्या है? कानूनी अधिकार है। और कब इसको बदला गया था? 1978 में, 1978 का जो कौन सा संशोधन हुआ था? 44वां, ठीक है,
संविधान संशोधन। इसमें जो संपत्ति का अधिकार है उसको हटा के किस में रख दिया, कानूनी अधिकार में। और अनुच्छेद इसका ध्यान रखें किस अनुच्छेद में है, 300A में। ठीक है, क्लियर। तो लगभग हमने 25 प्रश्न अच्छे डिटेल से देखे हैं, समझे हैं। 1 घंटा लगभग हो गया है। ठीक है, और इसके जो पुराने प्रश्न हैं पिछले, ठीक है, इसमें हैं 51, प्रश्न क्रमांक 51 से हैं, और प्रश्न क्रमांक 50 तक की पिछली वीडियो में है। ठीक है, वो देख लें, चैनल पर जाकर आपको मिल जाएंगी वीडियो। कोई भी डाउट है